देखिए ये बुर्का पहन करके रो रही महिलाएं हैं, ठीक है। ये महिलाएं रो रही हैं क्योंकि इनके घरों पर रातों रात बुलडोजर चला दिया था इसी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। तस्वीर रामपुर की ये है, रामपुर जौहर की यूनिवर्सिटी तस्वीर है, जहां बनी हुई है वहां की। और लाओ ये कुरान पढ़ती हुई महिला, ठीक है। ये रातों रात इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया था, इनको घर से बेघर कर दिया गया था क्योंकि आजम खान के यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण होना था। विरोध करने पर इस तरह से जो है वो लाठीचार्ज किया जाता था। ये बच्चे बेघर बैठे हैं, बरसात में इनके घरों को उजाड़ दिया था रातों रात बगैर किसी नोटिस। आजम खान को तो फिर भी नोटिस मिला है, यूनिवर्सिटी को तो फिर भी नोटिस मिला है, इन गरीबों को कोई नोटिस नहीं दिया था। आजम खान ने रातों रात इनको उजाड़ दिया था, रातों रात इनको इनके घरों से उजाड़ दिया था। देख लीजिए किस तरह से बरसात में बैठे हुए हैं। ये देखिए इन बच्चों को, इन मासूम बच्चों को, इनकी क्या गलती थी। आजम खान की तानाशाही, इनके दिमाग में ये था कि इनकी सरकार कभी जाएगी नहीं, अखिलेश की सरकार कभी जाएगी नहीं, ठीक है। ये इनके विचार थे। ये देखिए किस तरह से मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया था। आप सांप्रदायिकता का आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाते हैं। आप देखिए किस तरह से अखिलेश यादव की सरकार में रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए मदरसे पर जो है बुलडोजर चलाया गया था, मदरसे को जो है तोड़ा गया था। ये जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए बगैर किसी नोटिस के प्रदर्शन करने पर किस तरह से मुस्लिमों पर लाठीचार्ज होता था। आज जो है वो प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। ये देखिए अखिलेश यादव की सरकार में मुस्लिम धर्मगुरुओं पर किस तरह से, कितनी बर्बरता से लाठीचार्ज हो रहा है। और जूम करके देखिए कि लाठी कहाँ मार रहे हैं, सर पे लाठी मारी जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी एक मुद्दा काफी जोर शोर से चल रहा है, वो है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है पूर्व मंत्री आजम खान का। अब उसके ऊपर सरकार ने कहा है कि जो 40 में से 38 भवन हैं उनकी स्वीकृति नहीं ली गई थी। जब सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तभी ये यूनिवर्सिटी बनी थी, तब इसका लोकार्पण भी हुआ था। जब इसका लोकार्पण हुआ था तो वहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव समेत तमाम सभी मंत्रिमंडल वहाँ पहुँच गया था, यानी पूरी सरकार उस यूनिवर्सिटी के समारोह में पहुंच गई थी। लेकिन वो यूनिवर्सिटी अब तक बिना स्वीकृति के चल रही थी। वो 38 भवन पूरी तरीके से इलीगल हैं और अब यहाँ पे जो एजेंसियां हैं, जो सरकार है, उन्होंने कहा है कि इसको ध्वस्तीकरण करना होगा। समय दिया है कि यूनिवर्सिटी ही से ध्वस्तीकरण कर दे, अगर नहीं करेगी तो सरकार इस पर एक्शन लेगी। लेकिन इसमें एक टर्म और है कि जो भी वहाँ पर वो ध्वस्तीकरण किया जाएगा, बुलडोजर आएंगे, जो भी आप उसके बाद देखेंगे कि वहाँ पर जो तोड़ा जाएगा उसका खर्चा यूनिवर्सिटी को देना होगा, उन बुलडोजरों का खर्चा देना होगा, उन मजदूरों का खर्चा, पूरा खर्चा यूनिवर्सिटी को देना होगा। लेकिन अब इसमें एक अलग एंगल यहाँ पर निकाला जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब जो भारतीय जनता पार्टी है वो शिक्षा में भी सांप्रदायिकता देख रही है। तमाम ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। अब जौहर यूनिवर्सिटी का इतिहास क्या है ये जाना हमने कुछ इंटरनेट से, लेकिन अब जानेंगे कि आप क्या देखते हैं जौहर यूनिवर्सिटी का जो इतिहास है। ये तो कहा जा रहा है कि भैया शिक्षाविद आजम खान है, वो तो जो मजलूम हैं उनके हाथ में किताब पकड़ाना चाहते थे। सरकार को इसमें भी संपर्क दिख रही है क्योंकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना रहा है, मुस्लिम के नाम की यूनिवर्सिटी है, इसलिए भाजपा को दिक्कत है, सीएम योगी को दिक्कत है और इस पूरे इकोसिस्टम को दिक्कत है। आपने कहा, आपने अभी एक बात के उस भवन के उद्घाटन में, उसके जो है वो शुभारंभ में मुलायम सिंह यादव और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। केवल पहुंचे नहीं थे, बाकायदा एक करोड़ों रुपया खर्च किया गया था स्वागत में। एक बेहतरीन टांगे को सजाया गया था, इक्के को सजाया गया था, जो वो होता है बग्गी, उसको सजाया गया था। उसे पूरी शान से राजाओं महाराजाओं की तरह जो है वो ले जा करके उसका शिलान्यास का कार्यक्रम आजम खान के द्वारा किया गया था। जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो देखिए शिक्षा का संस्थान है, अच्छा है, बच्चों को पढ़ाई होगी, बच्चे जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन मानक के आधार पर वहाँ पर जो है चीज़ें बने, ये अभी जो है वो बच्चों की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। 2016 में अखिलेश यादव की सरकार में लखनऊ के अलीगंज में एक बिल्डिंग पास कर दी गई थी, जिस बिल्डिंग को बनाया गया था अवैध रूप से जो है उसको स्वीकृति दे दी गई थी। वहाँ पर हादसा हुआ, वहाँ पर कोई एग्जिट की वो नहीं था और 15 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। तो उनके आगे शिक्षा प्राप्त करने वहाँ पर जो विद्यार्थी आए हैं, जो तालिबे इल्म आए हैं, उन लोगों के लिए जो है उनकी सुरक्षा के बारे में भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। मानक के आधार पर नहीं बनी भाई। उस समय जब अखिलेश यादव बिना मानक के बनी हुई एक बिल्डिंग का, एक बिना मानक के बने हुए एक भवन का उद्घाटन करने वो पहुँच सकते हैं मुख्यमंत्री होते हुए, तो वो जो है उसमें उसको अनुमति भी दे देते, आप पास करा देते।
आपकी तो सरकार थी, आपने तो क्या कुछ नहीं किया उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। आज आप कह रहे हैं सरकार जो है वो शिक्षा में भी जो है वो धार्मिक भेदभाव कर रही है। लाइए मैं दिखाता हूँ, लाओ बेटा फोटो देना। देखिए ये बुर्का पहन करके रो रही महिलाएं हैं, ठीक है। ये महिलाएं रो रही हैं क्योंकि इनके घरों पर रातों रात बुलडोजर चला दिया था इसी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। तस्वीर रामपुर की ये है, रामपुर जौहर की यूनिवर्सिटी तस्वीर है, ये जहां बनी हुई है वहां की। तस्वीर है। और लाओ, ये कुरान पढ़ती हुई महिला, ठीक है। ये रातों रात इनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया था, इनको घर से बेघर कर दिया गया था क्योंकि आजम खान के यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण होना था। विरोध करने पर इस तरह से जो है वो लाठीचार्ज किया जाता था। ये बच्चे बेघर बैठे हैं, बरसात में इनके घरों को उजाड़ दिया था रातों रात बगैर किसी नोटिस। आजम खान को तो फिर भी नोटिस मिला है, यूनिवर्सिटी को तो फिर भी नोटिस मिला है, इन गरीबों को कोई नोटिस नहीं दिया था आजम खान ने। रातों रात इनको उजाड़ दिया था, रातों रात इनको इनके घरों से उजाड़ दिया था। देख लीजिए किस तरह से बरसात में बैठे हुए हैं। ये देखिए इन बच्चों को, इन मासूम बच्चों को, इनकी क्या गलती थी। आजम खान की तानाशाही, इनके दिमाग में ये था कि इनकी सरकार कभी जाएगी नहीं, अखिलेश की सरकार कभी जाएगी नहीं, ठीक है। ये इनके विचार थे। ये देखिए किस तरह से मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया था। आप सांप्रदायिकता का आरोप योगी आदित्यनाथ पर लगाते हैं। आप देखिए किस तरह से अखिलेश यादव की सरकार में रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए मदरसे पर जो है बुलडोजर चलाया गया था, मदरसे को जो है तोड़ा गया था। ये जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए बगैर किसी नोटिस के प्रदर्शन करने पर किस तरह से मुस्लिमों पर लाठीचार्ज होता था। आज जो है वो प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। ये देखिए अखिलेश यादव की सरकार में मुस्लिम धर्मगुरुओं पर किस तरह से, कितनी बर्बरता से लाठीचार्ज हो रहा है। और जूम करके देखिए कि लाठी कहाँ मार रहे हैं, सर पे लाठी मारी जा रही है। ये देखिए किस तरह से, कितनी बर्बरता से लाठियां मारी जा रही थी प्रदर्शनकारियों पर। अखिलेश, ये गुंडे हैं, ये आतंकवादी थे, कौन थे ये प्रदर्शन कर रहे थे आजम खान के खिलाफ, उनको उस तरह से इतनी बर्बरता से मारा गया। ये देखिए कैसे लोगों के घरों को उजाड़ने का काम किया था आजम खान के द्वारा इस यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए। कोई नोटिस नहीं मिला था इन्हें, नहीं कहा गया था इनसे कि खुद तोड़वा लो नहीं तो हम तोड़वाएंगे। बस एक रात पहले ये बेचारे बैठे और अचानक से जो है फोर्स आ गई, बुलडोजर आ गए और कहा नहीं तुम खाली करो। ये देखिए किस तरह से, कितनी बर्बरता से जो है वो अत्याचार किए गए थे। ये असलियत है उस यूनिवर्सिटी के निर्माण। यही पीडीए जिसका गला घोट रही है अखिलेश यादव की सरकार। ना पीडीए, ये अखिलेश यादव जी का पीडीए देख लीजिए। ये पीडीए के एक ही स्थिति है, यानी पीडीए के अल्पसंख्यकों की स्थिति है। इधर लाओ बेटा, वो भी दिखाओ। ये देखिए, ये देखिए, ये स्थिति थी। ये हालात किए जाते थे जो है वो उन मुसलमानों के कि जिनको अखिलेश यादव अपना वोट बैंक कहते हैं, जिनके वो मसीहा बनते थे। ये देख लीजिए, आपको दिखाई दे जाएंगे टोपी पहने हुए सारे मुसलमान वहाँ पर खड़े अपने अपने घरों के मलबों को टटोल रहे हैं, अपने सामान को निकालने, सामान तक निकालने की मोहलत नहीं दी थी। रामपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिया है, फिर भी इनको जो है वो समय दिया गया है, इनसे जो है जवाब मांगा गया है, इनके पास अधिकार है, ये बचा सकते हैं। ये गरीब अपनी प्रॉपर्टी नहीं बचा पाए थे, ये गरीब अपने घर की छत नहीं बचा पाए थे, ये गरीब अपने बच्चों का आसरा नहीं बचा पाए थे क्योंकि आजम खान और अखिलेश यादव जैसे तानाशाह उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठे हुए थे, जिनके दिमागों में ये था कि उनकी सरकार कभी जाएगी नहीं, जिनके दिमागों में ये था। आज आप जो है वो यूनिवर्सिटी के नाम पर जो है वो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हो। आज जो है वो अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि जो है वो ये जो है मुस्लिम की एजुकेशन के साथ जो है खिलवाड़ है। उस वक्त मुंह में दही जमाए बैठे हुए थे जब गरीबों के मदरसे तोड़े जा रहे थे, उस समय मुंह में दही जमा करके बैठे थे सारे बड़े बड़े मॉल के, जब इन गरीबों के घर उजाड़े जा रहे थे इस यूनिवर्सिटी के नाम पर। वहाँ के किसानों को बुला करके आजम खान ने अपने दफ्तर में उल्टा उनको मुर्गा बना करके उनकी पीठ पर पत्थर रखे थे। ये विचार थे, ये जो है वो आजम खान की स्थिति थी। आज आप कह रहे हो कि साहब जो है वो मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है ये सरकार। ये मुसलमान नहीं थे कि जिन पर अखिलेश यादव ने बुलडोजर चलवाए थे। ये मदरसा किसी हिंदू का मदरसा था। और देखिए, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, आज जो हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, आज जो है जो लोग बात कर रहे हैं वो कि ये जो है वो मुसलमानों के ऊपर जो है वो अत्याचार करने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उस वक्त आप क्यों मुंह में दही जमा करके बैठे थे जब रामपुर में मुसलमानों को ही बेघर कर रहे थे, बगैर किसी नोटिस, बगैर किसी मुआवजे के।
लेकिन अब अखिलेश यादव इस पे सुझाव दे रहे हैं सरकार को कि जो मानक नहीं है वो मानक करके पास करवा दो, क्यों लोगों को शिक्षा से दूर रखना, क्यों आप शिक्षा के खिलाफ हो। जब आप बतौर मुख्यमंत्री उस मानक के बिना बनी हुई बिल्डिंग का उद्घाटन करने पहुंचे थे, आप तो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, आप पास करा देते। आप कह देते हैं अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, उनको पता नहीं होगा कि यूनिवर्सिटी कैसे बनी, सरकार जब उनकी थी। उनको सब कुछ पता था, हर चीज में हिस्सेदारी बंदरबाट हुआ है। अखिलेश यादव तो 90 बीघा वक्फ की जमीन आजम खान की पत्नी को दे सकते थे, अपने खान चाचा के लिए इस मानक से पास कर देते इसको, अगर हो सकती थी तो। लेकिन आज आप जो है वो राजनीति करेंगे क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि आप सरकार से जाएंगे। आपने कभी सोचा ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश जागरूक होगा। आपने कभी सोचा नहीं था कि ये उत्तर प्रदेश जो है वो जाग जाएगा। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक बात भरी थी कि हम जो है वो उत्तर प्रदेश पर राज, जैसे राहुल गांधी देश पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, वैसे हम उत्तर प्रदेश पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं। आज मेरे पिताजी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बना, मेरे बाद मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, उसके बाद मेरा पोता मुख्यमंत्री बनेगा। ये विचारधारा लेकर के आप बैठे हुए थे, आपके दिमागों में ये भरा हुआ था। लेकिन आप भूल गए थे कि ये लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है। यहां जनता तय करती है कौन सत्ता में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। जब तक जनता निर्णय लेगी कि भाजपा सत्ता में रहेगी। लेकिन इस तरह के अत्याचार करने वाले, अपनी सरकारों में इस तरह के जुल्म करने वाले आज अपने गिरेबान में बिना झांके हुए हमको सलाह, हमको नसीहत दे रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि आप जो है वो मानक से पास करा करके यूनिवर्सिटी को दे दिए। आप मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, क्यों नहीं कर दिया था उस समय पास? जब हो सकता था, जब ऐसा प्राविधान था, तो आपने क्यों नहीं कर दिया था पास? इसलिए क्योंकि आपको पता था कि ये जो है सब अवैध है। लेकिन मैं जहां पर गद्दी पे बैठा हूं, और आजम खान तो बड़े पावरफुल हैं। आजम खान तो बड़े, आज आजम खान को जो है वो क्रांतिकारी बताया जा रहा है। आजम खान के पिताजी को जो है वो कहा जा रहा है कि साहब इन्हीं ने अंग्रेजों से लड़ाई रही। आजम खान के पिताजी टांगा चलाते थे, किसी से छुपी वाली बात नहीं है। आजम खान के पिताजी टांगा चलाते थे, ये आप रामपुर में पता करिए जाकर के। आजम खान के पिताजी के बारे में पता कर लीजिए, जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनी है। आप आज मुसलमानों की आड़ लेकर के उस यूनिवर्सिटी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यूनिवर्सिटी पर का जो है वो ध्वस्तीकरण कर दीजिए, ठीक है, कोर्ट के दरवाजे हैं आपके पास, जो है न्यायिक रास्ते हैं, आप जाइए, जाकर के जो है उस पर बातचीत करिए, और जो भी आपको लीगल सहायता मिल सकती है उसको लीजिए। लेकिन इन गरीबों को क्यों नहीं कोई लीगल सहायता दी गई थी? इनको क्यों नहीं कोई नोटिस दी गई थी? इनसे क्यों नहीं कहा गया था कि जो है वो महीना भर के भीतर खुद खाली कर लो, वरना हम खाली करेंगे? ये तो बेचारे खाना खा करके रात में बैठे थे और बुलडोजर आ गए थे कि चलो निकलो, तोड़ना है। आजम खान का फरमान आ गया है, अखिलेश का फरमान आ गया मुसलमानों को बेघर करने का, मुसलमानों के घरों को तोड़ने का, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाने का। मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया है अगर किसी ने, तो अखिलेश यादव ने चलाया है। और आजम खान को तो मैं भाई सेक्युलर मानूंगा। इसलिए सेक्युलर मानूंगा क्योंकि उन्होंने अत्याचार करने में ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, बगैर भेदभाव के सब पर अत्याचार किया उन्होंने, बगैर भेदभाव के सबको जो है रौंदने का काम आजम खान के द्वारा किया गया। आज आजम खान अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। आज आजम खान इन गरीब महिलाओं की बद्दुआओं का, कुरान पढ़ती हुई महिलाओं की बद्दुआओं को झेल। बताऊं आपको कि आजम खान पूरे 7 मुकदमे जो हैं हारे थे। जब वो कोर्ट गए थे इस यूनिवर्सिटी को लेकर, 7 मुकदमे उन्होंने हारे, लेकिन उसके बाद भी लगातार उनके बेटे कह रहे हैं, अब्दुल्ला आजम खान कह रहे हैं कि हम तो शिक्षित भारत बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जो सरकार है वो पिछड़े वर्गों की शिक्षा के खिलाफ है, इसलिए उनको यूनिवर्सिटी में ऐसी चीजें दिख रही हैं और यूनिवर्सिटी गलत दिख रही है। ये इन बच्चों का भविष्य बनाने का काम आजम खान के द्वारा किया गया है। ये इन बच्चों का भविष्य बना रहे थे आजम खान, रातों रात जिनको बेघर कर दिया। ये शिक्षित भारत बना आप। और दूसरी चीज ये कि उस यूनिवर्सिटी के प्राविधान क्या है? उस यूनिवर्सिटी में ता कयामत आजम खान के परिवार वाले ही वाइस चांसलर रहेंगे, भले ही वो टांगा क्यों ना चलाते हो, भले ही वो क्यों ना इक्का हकाते हो, भले ही वो क्यों ना भैंसे चराते हो। वीसी वही बनेंगे, उनके खानदान वाले ही बनेंगे, उनके परिवार वाले ही केवल इस लायक हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी के वीसी बन सकते हैं। ये प्राविधान थे उसमें, ये नॉर्म्स थे उसमें। आजम खान को यूनिवर्सिटी जाने के लिए जो है वो आसान रास्ता मिले तो एक विशेष फ्लाईओवर बनाया गया था। उसके लिए भी गरीबों के मदरसे, गरीबों की मस्जिदें, गरीबों के जो है घर तोड़े गए थे। और किसके? मुसलमानों के। बहुत ज़्यादा हिंदू नहीं थे, ज़्यादातर मुसलमान थे कि मुस्लिम बहनें बुर्का पहने हुए बरसात में निकली हुई अपने आप को पीट पीट करके रो रही थीं।
आजम खान के कान पे जूं नहीं रेंगती थी, क्योंकि आजम खान के कान में सत्ता के बाजे बज रहे थे। आजम खान को लखनऊ से मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी का भरपूर समर्थन मिल रहा था। और अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, अखिलेश यादव जी की हिम्मत नहीं थी कि आजम खान के खिलाफ बोल सकें। मंचों से जलील करने का काम आजम खान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री को किया था, मंचों से जलील किया था आजम खान ने। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा अभी आपको, आप देखिएगा कि मुलायम सिंह के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग आजम खान कर रहे हैं। कि जैसे एक 400 मीटर की रोड भी हमने देखा वहाँ चौड़ी हो गई, जो पीडब्ल्यूडी ने बनाई थी उसको आजम खान ने अपने यूनिवर्सिटी के अंडर ले लिया, उस रोड का इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि पब्लिक कर दी गई है। मतलब इतनी छोटी छोटी चोरियां जो है इस यूनिवर्सिटी को लेकर की गई। देखिए, अरे किस लेवल की चोरियां की गई मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा एक मशीन चलती है, वो सड़क पर वो ट्रक में झाड़ू लगाने का काम करती जाती है, रोड को क्लीन करने का काम करती जाती है। वो रामपुर को भी दी गई थी। आजम खान ने वो मशीनें अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अंदर रख ली थी कि वो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर सफाई करेगी। इस तरह से जो है आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, सरकारी पैड का दुरुपयोग किया, अपने व्यक्तिगत बयान देने के लिए, अपनी व्यक्तिगत भड़ास निकालने के लिए आपने सरकारी बयान अपने जो है वो भद्दे बयान सरकारी कागज़ पे, मंत्रालय के कागज़ पर जारी किए हैं। आजम खान ने तो सरकारी मशीन का एक मुकदमा दर्ज हुआ उस पर, मुकदमा जो अंदर झेल रहे हैं उसमें से भी एक मुकदमा भी है। जूता साफ कराने वाले के अलावा भी बहुत मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं इस तरह के। सरकारी मशीनरी का किस तरह से दुरुपयोग करने का काम आजम खान के द्वारा किया गया था, मुसलमानों को किस तरह से प्रताड़ित करने का काम आजम खान के द्वारा किया गया था। मुसलमानों के मसीहा बन के बैठे हैं आज। अखिलेश यादव जो है वो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाजपा भेदभाव कर रही थी मुसलमानों के साथ। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर तुमने चलाया था, तुम्हारी सरकार में मुसलमानों को बेघर किया गया था, उन यतीम खानों को तोड़ा गया था, अनाथ आश्रम को तोड़ा गया था। आप जो है वो शिक्षित भारत बनाना चाहते थे। आप शिक्षित भारत नहीं, आप जो है वो भारत को भ्रमित कर रहे हैं, आप भारत को जो है वो गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मैं फिर भी कहता हूं, आप तो 6-7 मुकदमे हारे अपने यूनिवर्सिटी के, लेकिन उसके बावजूद आपके पास तो अधिकार है, आपको के पास तो रास्ते हैं, आपके पास तो संसाधन है, आपके पास तो पैसा है, आपके पास तो आज भी अखिलेश यादव और डिम्पल यादव का समर्थन है। आप तो आज भी जो है वो किसी तरह से शायद राहत पा सकते हैं। इन गरीबों के पास कुछ नहीं था, आपने फिर भी उन पर अत्याचार किया, आपने उन पर बुलडोजर चलाए। किन पर? गरीब मुसलमानों पर। आज आप भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो हिंदू और मुसलमान की जो है वो में शिक्षा को बांट रही है। उस वक्त आपको शर्म नहीं आई थी, आपकी आंख में जो है वो पानी नहीं उतरा था कि जब गरीब मदरसे को तोड़ा जा रहा था, गरीबों के घरों को तोड़ा जा रहा था, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था, मज़ारों को तोड़ा जा रहा था। आज आप भाजपा को कहते हो कि साहब मदरसों पे बुलडोज़र चला रही है। आप भाजपा को कहते हो कि जो है वो आप मुसलमानों पर जो है वो अत्याचार कर रही है, जुल्म कर रही है। बुलडोज़र चलाने का काम आपने शुरू किया था। आज आपकी की हुई चीज़ें आपके गले पड़ रही हैं। कर्मा का पहिया है ये। आजम खान साहब, अखिलेश साहब, सब पर आएगा, सबके सामने आएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जल संरक्षण के क्षेत्र में ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसने पूरे देश के लिए एक नया मॉडल तैयार कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रिकॉर्ड 20,000 अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं और पिछले 5 वर्षों में करीब 2.25 लाख तालाबों का निर्माण और जीर्णोद्धार किया गया है। अमृत सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है और पूरे देश में कुल अमृत सरोवरों में करीब 27% हिस्सेदारी अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश की है। पिछले 5 सालों में जल संबंधित कार्यों पर 16,000 करोड़ से अधिक का काम किया गया है, जिससे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। जल संरक्षण की इसी व्यापक मुहिम का असर अब खेती, भूजल स्तर, पर्यावरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। जल संरक्षण बढ़ाने के लिए पहले मनरेगा के तहत कुल 266 अनुमान्य कार्यों में से 78 कार्य जल संरक्षण से संबंधित है। वहीं अब BVG जी के तहत कुल 318 अनुमान्य कार्य है, जिनमें 107 कार्य जल सुरक्षा और जल संरक्षण से संबंधित है। इसमें चेक डैम का निर्माण, सोकपीट का निर्माण, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, तालाब का निर्माण, जलाशयों का पुनरुद्धार, बांधों का निर्माण, बेड़बंदी,
पौधारोपण शामिल है। जल संरक्षण के मामले में उत्तर प्रदेश ने अन्य राज्यों को काफी पीछे छोड़ दिया है। अमृत सरोवर के निर्माण में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जिसकी तुलना में उत्तर प्रदेश लगभग 3 गुना आगे है। और ये उपलब्धि सिर्फ सरकारी निर्माण कार्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो गांव-गांव में जल स्रोतों के संरक्षण और पूर्ण जीवन को जन भागीदारी से जोड़ने का एक बहुत बड़ा परिणाम है। योगी सरकार ने अमृत सरोवर योजना को केवल एक निर्माण परियोजना नहीं रहने दिया, बल्कि इसे जन भागीदारी का अभियान बनाया, इसे जन जन तक पहुंचाया। गांवों में पुराने तालाबों का पूर्ण जीवन, नए जलाशयों का निर्माण, वर्षा जल असंचयन और जल स्रोतों से संरक्षण को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ी, जल संकट से जूझ रहे इलाकों को स्थायी समाधान मिलने लगा, खेती, भूजल और पर्यावरण को मिल रहा बड़ा सहारा। अमृत सरोवरों और तालाबों के निर्माण का सबसे बड़ा लाभ कृषि क्षेत्र को मिल रहा। सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ने से किसानों को राहत मिली है, भूजल स्तर में व्यापक सुधार आया है, जलाशयों के आसपास हरियाली बढ़ी है, जैव विविधता को बढ़ावा मिला है, स्थानीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण को नई मजबूती मिली है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला नया आधार। जल संरक्षण अभियान का सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण आजीविका पर भी पड़ा है। अमृत सरोवरों में मत्स्य पालन, पशुपालन, सिंचाई और अन्य आजीविका गतिविधियों के नए अवसर विकसित हुए हैं। वीवी राम जी के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला, जबकि जल उपलब्धता बढ़ने से कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। जल संरक्षण में राष्ट्रीय मॉडल बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल संरक्षण को विकास, पर्यावरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़कर एक ऐसा मॉडल तैयार कर दिया जिसे देश के अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। अमृत सरोवर तालाब के पूर्ण जीवन और व्यापक जल संरक्षण कार्यों ने यह साबित किया कि सुनियोजित नीति, जन भागीदारी और प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से जल संकट का स्थायी समाधान संभव है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के लिए एक प्रेरणादायी उदाहरण बनकर उभरा है। बंजर बोया, उपजाऊ उगाया, यही है योगी का किसान उद्धार। तो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम बंजर भूमि के उद्धार का मुख्य नोडल संगठन है। इसकी स्थापना 1978 में उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन हुई थी। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी में लगभग 5.62 लाख हेक्टेयर एरिया बंजर भूमि है, जो हरित क्रांति से वंचित रही। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे कृषि योग्य बनाने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्ध योजना चलाई है। ये योजना बंजर, बीहड़, जल भराव वाली और उसर भूमि को उपजाऊ बनाने का पर केंद्रित है। 2025 से 26 और 26 से 27 में प्रगति और लक्ष्य भी समझ लीजिए। 2026 से 27 तक तकरीबन आपको बता दें कि 43,850 हेक्टेयर भूमि का उपचार किया गया है, जिसमें 35,600 हेक्टेयर भूमि जो थी वो बंजर थी और इसके बाद 8,250 हेक्टेयर में जल भराव और कृषि वानिकी की जो है समस्या थी, जिसके बाद इस समस्याओं को दूर करने का काम किया गया है। इसमें बजट की अगर बात करें तो करीब 125 करोड़ राज्य क्षेत्र से जो है मुख्य खर्च इसमें जो है लगा है। कार्य की बात करें तो भूमि समतलीकरण, बेड़ जो है बंदी, चेक डैम, जल निकासी नाले बनाए गए, रासायनिक सुधारक, वृक्षारोपण और फसल उत्पादन सहायता जो है वो देखने के लिए मिली। और इनकी प्राथमिकता है जिसमें बुंदेलखंड, पश्चिमी यूपी और SC/ST बहुल क्षेत्र है, जहां पर इसका पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है। इस योजना के कुछ मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि अनुपयोगी भूमि को कृषि योग्य बनाने का काम करना, साथ ही साथ छोटे सीमांत किसानों को, भूमिहीन मजदूरों को, SC/ST और भूमि आवंटित लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना, ग्रामीण रोजगार सृजन, मनरेगा के साथ जो है कर सकते हैं कि कन्वर्जेंस देखने के लिए मिल रहा है, भूजल संरक्षण और फसल उत्पादकता भी बढ़ाना इसका काम है। ऐसे में योगी सरकार ने उसर को उपजाऊ बनाया और बंजर धरती पर हरा भरा सपना जो है वो लहराने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को परियोजना की समीक्षा करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी युवा शक्ति का प्रदेश है। तेजी से बढ़ते निवेश, विस्तार ले रहे उद्योग और बदलती तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य को ऐसे संस्थागत ढांचे की जरूरत है जो युवाओं को प्रशिक्षण, रोजगार, उद्यमिता के अवसरों से सीधे जोड़ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योग की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए ताकि युवाओं को कौशल प्राप्त करने के बाद रोजगार के लिए भटकना ना पड़े। उन्होंने निर्देश दिए कि परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता को देखते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल और अप्लायंसमेंट जोन की अवधारणा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोनों की प्रस्तावित हब और स्पोक संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। हब स्तर पर उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, प्रशिक्षक परीक्षण, प्लेसमेंट और कैरियर सेवाओं का संचालन होगा, जबकि क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम स्पोक केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। परियोजना के तहत कौशल विकास केंद्र, औद्योगिक भूखंड, प्लग एंड प्ले, औद्योगिक सुविधाएं, साझा सुविधा केंद्र, रोजगार सहायता तंत्र, व्यावसायिक सेवाएं, विदेशी भाषा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम तथा उद्यमिता सहायता सुविधाएं एक ही परिसर में विकसित की जाएगी। इससे युवाओं को प्रशिक्षण से लेकर रोजगार प्राप्त करने और स्वयं का उद्यम स्थापित करने तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एकीकृत व्यवस्था उपलब्ध होगी। बैठक में बताया गया कि परियोजना के पहले चरण के लिए मऊ, कानपुर देहात, कन्नौज, रायबरेली, प्रतापगढ़ और कानपुर नगर में कुल 369 एकड़ भूमि उपलब्ध है और वहीं अन्य जिलों के लिए भी भूमि की उपलब्धता हो रही है। बैठक में यह भी कहा गया कि परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण और प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक रोजगार मिलान का लक्ष्य रखा गया है, जबकि प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 2 लाख से अधिक नए आपको बता दें कि MSMI उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलने तथा लगभग 50,000 गीग वर्कर्स को औपचारिक आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। बैठक में बताया गया कि सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ITE और उसकी नॉलेज पार्टनर संस्था ITEES के अनुभवों का उपयोग किया जाएगा। ये संस्था विश्व के अनेक देशों में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रणालियों के विकास में सहयोग कर चुकी है। पाठ्यक्रम विकास, क्षमता निर्माण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यांकन, नेतृत्व विकास, प्रशिक्षण, अवसंरचना के निर्माण में उसकी विशेषज्ञता का लाभ प्रदेश को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए भूमि उपलब्धता, संस्थागत संरचना, निजी क्षेत्र की भागीदारी, क्रियान्वयन मॉडल से संबंधित प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेते हुए परियोजना को समयबद्ध ढंग से आगे। परंपरा की माटी, आधुनिकता का रंग, वस्त्र, ग्राम उद्योग में योगी का नया संकल्प। योगी आदित्यनाथ सरकार वस्त्र उद्योग और माटी कला ग्राम उद्योग को रोजगार और स्वरोजगार के प्रमुख स्तंभ के रूप में विकसित कर रही है। दोनों क्षेत्रों को आधुनिक बनाने, कौशल विकास करने और बाजार से जोड़ने पर विशेष जोर है और योगी सरकार की इस पहल से लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। वस्त्र और परिधान क्षेत्र कौशल विकास उद्योग की जरूरतों के अनुसार नई ट्रेनिंग का व्यवस्था। सामर्थ्य योजना के तहत तकरीबन 2.28 लाख प्लस युवा प्रशिक्षित हुए हैं, 87% जिसमें महिलाएं हैं। पार्क और क्लस्टर, संत कबीर के नाम पर वस्त्र और परिधान पार्क विकसित हो रही हैं। रोजगार की बात करें तो बड़े पैमाने पर निवेश, उत्पादन और निर्यात में बढ़ावा देखने के लिए मिला है। माटी कला ग्राम उद्योग, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के जो लाभ है इसमें 10 लाख रुपए तक का ऋण, जो तकरीबन आपको बता दें कि 5% अंशदान और 25% सब्सिडी मार्जिन मनी, मुफ्त इलेक्ट्रिक का चौक यानी व्हील,
आधुनिक उपकरण यानी पग मिल, दिया मशीन, पेंटिंग आदि की सुविधा जो उपलब्ध कराई जा रही है। प्रगति की बात करें तो 1331 प्लस इकाइयां स्थापित कर दी गई हैं, 48,000 प्लस कारीगर परिवार चिन्हित किए गए हैं और मेले में तकरीबन 4.20 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री देखने के लिए मिली है। मुफ्त मिट्टी खोदने की सुविधा जो है गांव के तालाबों से दी गई है। मुख्य फोकस पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक तकनीक, डिजाइन, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़ना है। युवा, महिलाएं और ग्रामीणों को स्वरोजगार देना है। एक जिला एक उत्पाद के साथ समन्वय बिठाना है। सीएम योगी के निर्देश पर दोनों क्षेत्रों को नवाचार प्लस परंपरा के मिश्रण से मजबूत किया जा रहा है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो और युवा पलायन रुके। यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को और बेहतरीन राज्य बनाने के लिए हर एक फील्ड में बड़ा योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ बड़े कड़े फैसले ले रही हैं जिसके तहत रोजगार सृजित हो और साथ ही साथ जो परंपराएं, जो चीजें आप कह सकते हैं जैसे माटी से जुड़ी हुई हैं, जो चीजें एक वक्त पे विलुप्त होती जा रही थी उसे वापस से लाकर उसका आप कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन करके इसे धरातल पर उतार के और इससे रोजगार सृजित करने का काम भी किया जा रहा है जिसके तहत योगी सरकार हर एक कदम उठा रही है।